6.2 चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। मतलब क्रमशः क्या हो रहा है, ई और एफ, पी क्यू पर ई है और पी आर पे एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। बताना है आपको कि ये अगर इसको मिला देते हैं तो ई एफ लाइन हो गया। ये ई एफ लाइन जो है वो क्यू आर के समानांतर है, इसको हमको बताना है। इस स्थिति में अगर ये दिया हो तो क्या समानांतर होगा, ये दिया हो समानांतर होगा, ये तो तीनों अलग अलग स्थिति है, तीनों में क्या ये समानांतर होगा कि नहीं होगा, इसी को बताना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन जरूर नहीं कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिट क्या कर सकते हैं कि हमको गिव है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पीई इतना, ये सब कुछ दिया हुआ है। और जब ये दिया हुआ है और हमको क्या साबित करना है, समानांतर साबित करना है। समानांतर तब साबित कर सकता है, आप याद पढ़िए थेल्स प्रमेय का विलोम जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जब भुजा का अनुपात समान होता है, जब अनुपात बराबर होता है तो वो क्या होते हैं, दोनों रेखा क्या होती है, समानांतर होती है। यहाँ भुजा का मान दिया हुआ है, अब हम उसको बट्टा में रखेंगे, अगर वो अनुपात बराबर होंगे तो समानांतर होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो समानांतर नहीं होंगे। यानी कि अगर समानांतर होना है तो पीई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर होना चाहिए। यानी कि पीई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, तो बताइए पीई कितना है 39, और उसके बाद में EQ कितना है 3 बटे में 3 इज इक्वल टू PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। ठीक है, अब इसको काट करते हैं, काट करते हैं, दशमलव के एक नंबर दशमलव है, यहाँ पर भी एक नंबर दशमलव है, तो इसको हटा देंगे। यहाँ 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, इसको जब करेंगे 3 एकम 3 और 13 तिहाई 39, यानी आपका आ गया 13 बटा में 1 और 3 बटा में 2। क्या ये बराबर होंगे, ये बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में जो है ई एफ समानांतर नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है, आते हैं दूसरी कंडीशन में, इसके लिए भी क्या होगा, वही चीज होगा, क्या चीज पीई। ये हो गया पहला क्वेश्चन का हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, फिर वहीं पे होगा आपको, हम इसको दूसरे क्वेश्चन को मिटा कर इसको हम गिवन लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका, ये चारों दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए बताओ, तो पीई बटा में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा में एफ आर। आप बताइए, यहीं पर हम सोल्यूशन करते हैं आगे बढ़ाकर, यहाँ पर करते हैं पी कितना है, पी दिया हुआ है 4 और ई क्यू कितना दिया हुआ है 4.5 इज इक्वल टू पी एफ कितना दिया हुआ है 8 और एफ आर कितना दिया हुआ है 9। अब इसको काट सकते हैं आप देखेंगे कि दशमलव जैसे हटाएंगे ना, तो ये दशमलव हटाएंगे तो एक अंक का दशमलव है, तो एक जीरो ऊपर देना पड़ेगा, तो दशमलव हट गया। अब काटिए इसको, तो 5 अठे 40 और 5 नवा 45, 5 से कट जाएगा, यानी ये आ गया 8/9 और ये भी क्या है 8/9। आप देखेंगे कि दोनों क्या है, बराबर है, और जब बराबर होता है तो इससे ही तो साबित करता है कि पी एफ समानांतर किसके होगा, क्यू आर के। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, ये बराबर हो गया। उसी प्रकार आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसी प्रकार हमको क्या करना है, तीनों सबको सेलेक्ट करना है, इसमें भी वही करना है, पी ई बटा में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा में क्या होगा एफ आर। आप बताइए पीई कितना दिया हुआ है, पीई यहाँ पर खोजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर से मत लिखने लगिएगा, जहाँ पे पीई का मान दिया होगा वहीं लिखेंगे। पीई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 0.18 बटे में ई क्यू देखिए कहाँ लिखा हुआ ई क्यू तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ई क्यू लगता है कुछ मिस्टेक किए हुए हैं, 1 मिनट देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा समझ दिमाग लगाना होगा। देखिए पीई है, तो पीई है तो पीई दे दिया 0.18, अब हमको पीई ये भर दिए, हमको चाहिए ई क्यू, यानी ये वाला पार्ट चाहिए। ई क्यू इसमें कहीं दिया नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें दिया है पी क्यू, ये पूरा मान दिया हुआ है, पूरा मान दिया है 1.28, ये पूरा मान दिया हुआ है 1.28।
और हमको पीई दिया है 0.8, यानी पीई जो है ये वाला भाग दिया है 0.18, तो हमको ये वाला मान निकल जाएगा। ये पूरा का मान दिया हुआ है और ये वाला मान दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। घटाइए तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, आप पॉइंट जगह पे पॉइंट, एक जगह पे एक, यानी 1.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.10 बोलो या 1.1 बोलो, ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है, हटा सकते हैं इसको, जीरो लिख दीजिए कोई बात नहीं। अब लिख देते हैं यहाँ पे, बताइए तो 1.10 हो गया। अब बताइए पीएफ, पीएफ कहाँ है, तो इसका भी यूज कर लिए। पीएफ यहाँ पे है 0.36 बटे में, उसके बाद पीएफ का यूज कर लिए। अब बताइए पीआर, पीआर दिया हुआ है, पीआर तो देखिए पीएफ दिया हुआ है 0.36 दिया हुआ है पीएफ, पीएफ दिया हुआ। अब हमको ये चाहिए, तो ये पूरा दिया हुआ है 2.56, ये दिया हुआ पूरा, ये पूरा दिया है 2.56। तो आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट दिया हुआ पॉइंट, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 2.20 कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम देखेंगे कि क्या इसका अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा आराम से। ये भी 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए, इसको किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटिएगा आप इसको तो 9 मत में जाएगा, इसको जब 2 से काटिएगा तो 55 आएगा, ठीक है, आएगा ना 55। तो क्या जाएगा 9 बट्टे में 55 इज इक्वल टू, इसको काटते हैं, इससे 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और 4 जब इसको कटेगा ना तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, ये भी आएगा 9/55, यानी कि बराबर आ गया। अब बराबर आ गया तो जब भी बराबर आ जाएगा तो ईएफ जो है वो समानांतर किसके हो जाएगा, क्यूआर के, किससे, थेल्स प्रमेय के, यही वाला चीज, यानी ऊपर वाला जो चीज है यही लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो आप देखें कि तीनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नहीं आया, पहला क्वेश्चन समानांतर नहीं होगा, जबकि दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, समझे, गिवन। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो है इसका अनुपात बराबर हो गया, इसलिए दोनों का हो गया समानांतर हो गया। तो तीनों कंडीशन में, दूसरी का और तीसरी का कंडीशन में समानांतर होगा, पहला कंडीशन में समानांतर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर है CB का, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहा है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस एक बार समझिए, एक एक टाइप का बहुत क्वेश्चन, एक एक टाइप का सब क्वेश्चन होता है। एक समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आएगा, और एक समझ में नहीं आता है तो उसके आधार पर दूसरी को देखिए, दूसरी को जब समझ में आ जाएगा फिर सब बनने लग जाएगा। बहुत इजी चैप्टर होता है, बस अब तक कि इसको भारी बना दिया जाता है लड़ाई का, ठीक है। यहाँ पे आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB है, LM LM यानी ये समानांतर किसके है, समानांतर है CB, यानी इसके समानांतर है, और बोल रहा है कि LN मतलब ये समानांतर है किसके, CD के, यानी इसके समानांतर है, मतलब ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। जब ये दोनों समानांतर हैं तो सिद्ध करना है कि AM बटा में AB, ठीक है, और AN बटा में AD। आपको दिमाग लग गया होगा कि जब ये, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में जब ये दोनों समानांतर हैं तो आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से ये बटा में ए और ये बटा में ए, कोई दिक्कत। अगला इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में जब ये समानांतर है इसके है तो फिर क्या हो जाएगा, AN बटा में ND और AL बटा में LC हो जाएगा, और ये दोनों में जब कॉमन होगा, दोनों कॉमन कट जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है, समझ में आ गया। तो हम करते हैं, क्या करते हैं, तो सिद्ध करना, सिद्ध करना में हम बताए 3 स्टेप 4 स्टेप बता रहे, गिवन लिखिए, फिर सिद्ध करना है क्या है वो लिखिए, अगर रचना की जरूरत पड़ता है तो रचना लिखिए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, प्रमाण कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या गिवन लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है मेरे भाई लोग, बताइए। गिवन दिया हुआ है कि LM समानांतर है CB के, और LN समानांतर किसके है, CB। गिवन दिया हुआ है LM समानांतर है, तो देखिए क्या होता है, गिवन दिया हुआ, गिवन ये दिया हुआ और पूछ कर रहा है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AM बटा में AB इज इक्वल टू AN बटा में AD।
ओके, रचना की जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये त्रिभुज लेंगे ए बी सी और त्रिभुज लेंगे, जब ये समानांतर है तो इसका बटा में ये, इसका बटा में ए हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ये त्रिभुज लेंगे ए डी सी, तो ये और ये समानांतर दिया हुआ है तो इसका बटा में और इसके बटा में ए लेंगे, और इसके कॉमन हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें रचना की जरूरत नहीं है, बिना मेहनत किए आपका आसानी से सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सीधे प्रमाण करेंगे, सीधे प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण, प्रमाण हम क्या करेंगे बताओ? प्रमाण करेंगे हम क्या सोचे, जो सोचे जो हम बता दिए ना वही करना है। क्या करना बताओ? तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि एम एल यानी एल एम समानांतर किसके है, सीबी के, एल एम समानांतर किसके है, सीबी के। और ये कहां से है, दिया हुआ है, देखिए एल एम समानांतर सीबी के, ये गिवन है, आपके पास गिवन है। और जब भी किसी त्रिभुज में जब दो भुजा समानांतर होती है तो वो जिस भुजा को बांटती है वही क्या होता है, अनुपात में होता है। यानी कि ए एम बटा में हो जाएगा एम बी और ए एल बटा में क्या हो जाएगा, एल सी। बताइए ए एम समझ रहे हैं ना, ये और ये भुजा समानांतर है, जब ये भुजा समानांतर है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये भुजा में ये और ये भुजा में ये, समझ में आया कि नहीं आया? तो अनुपात में हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में हो जाएगा एम बी, उसके बाद में क्या हो जाएगा ए एल बटा में, ए एल बटा में एल सी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। कहां से बताइए, कहां से? थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि समानांतर देने पे अनुपात में होता है थेल्स प्रमेय के विलोम। अनुपात नहीं सॉरी, आपको समानांतर दिया हुआ ना, समानांतर दिया हुआ, समानांतर दिया होता है और उसके बाद में अनुपात होता है थेल्स प्रमेय से, ये होगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। जबकि क्या बोलते हैं, अनुपात में दिया होता है और समानांतर होता है थेल्स प्रमेय के विलोम से। बात समझ में आया कि नहीं? तो थेल्स प्रमेय से हो गया अनुपात में। अब ये हो गया समीकरण एक, समीकरण एक हो गया। अब इसी प्रकार हम ले लेंगे अगला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं जब हम ए सी डी में देखेंगे तो एल एन सी डी के समानांतर होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है एल एन समानांतर सी डी। कहां से, गिव है, ये दिया हुआ है हमको। तो जब एल एन समानांतर सी डी दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ये भुजा और ए भुजा का अनुपात और फिर ये भुजा और इस भुजा का अनुपात। यानी कि बताइए ए एन बट्टे में क्या हो जाएगा, एन डी इज इक्वल टू ए एल बट्टे में क्या हो जाएगा, एल सी। ये भी हो जाएगा थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, ए भी हो जाएगा थेल्स परिमेय से। और जब दोनों थेल्स परिमेय तो ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण दो, समीकरण दो। अब जब आप एक और दो को सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ए एल सी दोनों कॉमन है, ये दोनों कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम अगर लिखते हैं यहाँ पे समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए एम बट्टे में क्या बचेगा, एम बी इज इक्वल टू ए एन बट्टे में क्या बचेगा, एन बी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमको देखना है, अब देखिए तो ये सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, ए एम बटे में ए बी सिद्ध करना था। यहाँ पर क्या हो गया, एम बी, इसमें कुछ भी नहीं है, ए बी सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या हो गया, एम बी। हमको क्या करना है, बस देखो ये ए बी कहां से आएगा, जब हम ए एम में एम बी को जोड़ देंगे तो ए बी होगा, यानी जब दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो ए बी बन जा रहा है। तो एक पैटर्न है, आपको भी बता रहा है, इसको मिटाकर, क्योंकि जगह नहीं है, इसको मिटाकर फिर हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको दिक्कत कुछ नहीं होगा। पहले मैंने गिवन लिखा, फिर सिद्ध करना लिखा, फिर प्रमाण लिखा। हम त्रिभुज ए बी सी लिए, इसी अनुपात में है तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, अनुपात में जाएगा। फिर अगला फिर हम ए सी डी लिए, ये और ये अनुपात में है, समानांतर है तो ये भुजा इसके अनुपात में हो जाएगा, ये भुजा इसके अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, दो समीकरण लिए और उसके दोनों से मिलाकर क्या हो जाएगा, ए एम बटा में ए बी, यानी हम ला दिए हैं ए एम बटा में ए बी और ए एन बटा में एन बी। ठीक है, लेकिन हमको साबित करना है थोड़ा सा अलग, तो हम ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे समीकरण एक और समीकरण दो से ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एन डी। ध्यान दीजिए, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ए एम
बटा में ए एम, क्या सिद्ध करना था हम लोग को सिद्ध करना था ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा में ए डी। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दो कैसे लाएंगे। ए एम बटा में एम बी है, हमको ए एम को रखना है, हमको ए एम को रखना है, तो ए एम को हमको रखना है, ए एम को हमको रखना है, और ए एन को रखना है, तो ए एन को रखना है। मतलब इन दोनों को नहीं चाहिए, एम बी और एन बी को नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए होता है, जिसको हमको हटाना होता है, उसको हम ऊपर भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? ऊपर भेज देते हैं। तो हम इसको हम लिख सकते हैं एम बी, प्लॉट देंगे एम बी बटा में ए बी ए एम इज इक्वल टू एन डी बटा में ए एम। इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको हम दोनों साइड में पलट सकते हैं, दोनों साइड में पलटेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। एम बी को ऊपर कर दिए, ए एम को नीचे कर दिए, तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एन डी भी ऊपर और ए एन भी नीचे। अब इस दोनों साइड में अगर हम +1 जोड़ देते हैं, दोनों साइड में +1 हम ऐड कर देते हैं, +1, तो अब क्या होगा ध्यान दीजिए। एम बी ए एम रखो, अगर +1 करते हैं दोनों साइड में तो थोड़ा फिर से लिखते हैं यहाँ पे +1 +1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ पे हम +1 किए हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ पे अगर हम +1 किए तो नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। तो ए एम और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? ये बराबर है बीच में, एम और ए एम हो जाएगा बटे में ए एम से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 मत में, और गुना कीजिएगा हो जाएगा एम बी। आप +1 से भाग किए तो ए एम आएगा, और ए एम से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए एम इज इक्वल टू ए एन और 1 का लघुत्तम क्या होगा? ए एन। भाग कीजिए, ए एन और ए एन भाग कीजिएगा तो क्या जाएगा? 1, उसमें गुणा करेगा तो एन डी आएगा। अब +1 से भाग कीजिएगा तो ए एन ही आएगा, और ए एन से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? ए एन। अब देखिए और क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? आप देखेंगे एम बी और ए एम, देखिए तो एम बी और ए एम ये दोनों जुड़कर, एम बी और ए एम जुड़कर ए बी नहीं बना दे रहा है, ए बी बना दे रहा है। तो एम बी और ए एम मिलकर क्या बना देगा? ए बी। अब बट्टे में ए एम ही रहेगा, नीचे नीचे ऊपर नीचे ए डी बटा ए एन, एन डी बटा में ए एन। जब हम एन डी यानी ए और ए एन यानी ए लेंगे तो पूरा लाइन ए डी नहीं हो जाएगा? ए डी हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ए डी, अब बटे में ए एन। समझ में आ गया होगा? ए एन, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए उल्टा हुआ, तो फिर जब हम यहाँ पे उल्टा था ना, फिर हम सीधा कर सकते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए एम बटा में ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा में ए डी। इसको और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए एम ऊपर चला गया, ए बी नीचे, ए एन ऊपर और ए डी नीचे, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा? ये हमको साबित करना था, यही हमारा क्या होगा? प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, कितना आदमी जो होता है ना, आपको हेल्थ प्रमेय में ही आपको ए एम बटा में ए बी लिख देता है, गलत है। क्योंकि ये बोलता है हेल्थ प्रमेय कि भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, मतलब ये भुजा का अनुपात होगी, ये भुजा का अनुपात होगी। हाँ, इससे निकाला जा सकता है कि ए एम बटा में ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए जो हम बताए हैं कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमको हेल्थ प्रमेय बात कर देता है कि ए एन बटा में एम बी होगा, ए एन बटा में एन डी होगा। और इसमें जब हम ऐसे प्रोसेस करेंगे तब जाकर हमारा आंसर पहुंचेंगे प्रूव करने। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जिसको हटाना होता है हम उसको ऊपर करते हैं, ताकि वो जुट के वो हट जाए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बहुत मेहनत तरीके से आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देखिएगा। तो आकृति 6.19 ये आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में क्या कह रहा है कि डी ई समानांतर एसी के है। डी ई, डी ई समझते हैं क्या है? डी ये है, डी देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। डी ई समानांतर किसके है? एसी के। मतलब ये रेड वाला लाइन जो है ना, आपस में क्या है? समानांतर, ठीक है। उसे कहता है डी एफ समानांतर है ए ई के, डी एफ समानांतर है ए ई के, और एक लाइन इसके समानांतर, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है बी एफ, उसके बाद एफ ई, बी ई, और उसके बाद ई सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बोलता है ना गिवन, वो दिया होता है, उसको हम लिखते हैं और उससे जो है हम आगे बढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमको जो दिया वो क्या दिया हुआ है, देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। आपको बताया है क्या चीज, जब भी सिद्ध करने वाला है तो पहले गिवन देखिए, फिर आप दिमाग लगाइए कि क्या इसमें सिद्ध करने वाला लिखिए, फिर क्या इसमें दिमाग लगाइए रचने की जरूरत है, अगर रचने की जरूरत नहीं है तो प्रमाण कर दीजिए। दिया हुआ चीज से प्रमाण कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखिए आप देखें, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि डीई एसी के समानांतर है, ये दिया हुआ है मेरे भाई। डीई किसके समानांतर है? एसी के। और क्या दिया हुआ है? डीएफ समानांतर किसके है? एई के।
ठीक है, ये दोनों समांतर दिया हुआ और साबित क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टे में होता है एफ पी के और बीई बट्टे में है आपके ई पी। ओके, अब देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। आप बताइए क्या आपको लग रहा है कि इसमें रखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है, देखते हैं, बताता है पूरी। एक देखो, ये दिया हुआ है इसके समानांतर एक पूरा होल त्रिभुज ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, पर समझ लेना है, एक थोड़ा समझ में आएगा फिर आपको लिख लीजिएगा। देखिए ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला इस रेड वाला लाइन के क्या है, समानांतर है। तो पूरा होल त्रिभुज में जब ये समानांतर है, इसका मतलब आप कुछ समय के लिए समझिए कि ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा आपको, जब ये भी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बीई बटे में ईसी और बीडी बटे में बीए, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, एकदम होगा। अब उसके बाद में दूसरी क्या कंडीशन में आप क्या कीजिए कि इसको जो है, ये था यहाँ पे एफ और ये था, समझे। अब दूसरी क्या कंडीशन में ये समझिए कि ये और ये लाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए डी एफ समांतर है ए ई के, तो क्या हो जाएगा बी डी बट्टे में बी ए और बी एफ बट्टे में एफ ई। दोनों में आप देखेंगे कि बी डी बट्टे में डी ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब ओ कट जाएगा तो ये दोनों आपस में समान अनुपात में हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको रचना की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रमाण की जरूरत है, तो हम डायरेक्ट प्रमाण करते हैं। ठीक है, प्रमाण कैसे करेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसके आधार पर, पहला ही दिया क्या, पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि डीई समानांतर है एसी के, ये क्या दिया हुआ है हमको, हमको आपके के किताब में क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि डीई समानांतर है, डीई समानांतर है एसी के। हम इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, कुछ देर के लिए हम इसको ये लाइन को मिटा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, डीई समानांतर दिया हुआ है एसी। आप बताओ समानांतर दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, डीई समानांतर है एसी के, तो बी डी और डी ए, जहां पे दोनों समानांतर होता है इसके अगले वाला शीर्ष है उससे हम लिखते हैं बी, यहाँ पर ऐसे मत लिखना, यहाँ पर ऐसे लिखेगा बी डी और डी ए, बी डी और डी ए बराबर किसके हो जाएगा, यहीं से गुना से बीई और ई सी, बीई और ई सी। ओके, ये आ गया, ये कहां से है बताइए, तो बताओ, समानांतर दिया होता है तो अनुपात में कहां से होता है, थेल्स प्रमेय से, आप लोग को मालूम है थेल्स प्रमेय से, समझे, थेल्स प्रमेय से। ये क्या हो गया, समीकरण एक। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या देख सकते हैं, अब हमको एक गिवन जो दिया हुआ था उससे हम ये निकाल लिए एक समीकरण, और जो दूसरी का गिवन दिया हुआ है उससे हम दूसरी का निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस त्रिभुज में हो रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए सी, बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में आप क्या देख रहे हैं कि डीई समानांतर है एसी के, गिवन दिया हुआ है तो ये अनुपात में होगा। अब आप इस लाइन में जो मेटका है उसको आप लाइए, इस लाइन में लाइए, ये एफ हो गया और ये लाइन कौन सा हो गया बताइए, तो ए ई। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज दिख रहा है कि क्या चीज दिख रहा है बताइए, तो बी ए ई, अब बी ए सी नहीं बी ए ई, तो हम जो लाइन तो नहीं है ना उसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, इसको तो रखना है, इसको मिटा देना है, लाल वाला, लाल वाला को तो हम काम ले लिए, लाल वाला को मिटा दिए और मैं फिर इसको मिटाते हैं, ये भी जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं। यानी कि अब इस त्रिभुज को हम बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया बताइए, बी ए ई दिख रहा है, तो त्रिभुज बी ए ई में क्या हम देख रहे हैं, त्रिभुज बी ए ई में क्या देख रहे हैं कि डी एफ समानांतर किसके है, ए ई के, कहां से, गिवन, कहां से, ये दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है, गिवन है कि डी एफ समानांतर है ए, और जब ये समानांतर है डी एफ समानांतर है ए ई, तो इस दोनों समानांतर के आगे वाला भुजा कौन है, कोण कौन है, बी, इस बी से शीर्ष से बी डी बटा डी ए लिखेंगे, तो बी डी बटा में डी ए बराबर हो जाएगा बी एफ बटा में एफ ई, और ये भी कहां से होगा मेरे दोस्तों, थेल्स परिमेय से, और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया,
समझ में आया कि नहीं है? इसमें कुछ कुछ किए, कुछ नहीं किए हैं। एक समानांतर दिया हुआ था तो उसका अनुपात हो गया, एक समानांतर दिया होता तो उसका अनुपात हो गया, दो समीकरण बना लिए। अब इस दोनों समीकरण में आपको देखेगा तो कुछ दिखाई देगा, बीई यहाँ पर है, इसी यहाँ पे है, क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, ये वाला कॉमन दिखा रहा है, बीडी बटा डीए और बीडी बटा डीए, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो ये भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, अनुपात में हो जाएगी। ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ये दोनों का अनुपात हो जाएगा, और यही तो पूछ रहा है। तो अब क्या करना है, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या देख रहे हैं बताइए तो, बीडी बटा डी बीडी बटा डी कट गया, क्या बच गया उसमें बताइए, उसमें बच गया बीई बटा में ईसी, और इसमें क्या बच गया बताइए तो, बी एफ बटा में एफ ई, और शायद बी एफ बटा में एफ सी, एफ ई, ठीक तो ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीई बटा में ईसी, बीई बटा में ईसी लिखा हुआ है, और बी एफ बटा में एफ सी, बी एफ बटा में एफ ई, कोई दिक्कत, दोनों अनुपात हो गया। आप इसको इधर भी सकते हैं, इसको इधर भी, यही हमको प्रूव करना था, और यही हमको क्या हो गया, प्रूव, प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। आया बात समझ में, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक भुजा का समानांतर लिए, इसका अनुपात लिए, दूसरा भुजा का समानांतर लिए, उसका अनुपात लिए, और दोनों को मर्ज किए तो बीडी बटा डी ए, बीडी बटा डी ए कट गया, बीई बटा ईसी और बी एफ बटा एफ ई बच गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आया, आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक को क्वेश्चन समझ में आया ना, उसके बाद में हर क्वेश्चन उसी तरह समझ में आने लगा। सब क्वेश्चन में वही काम हो रहा है, थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में बोला है डीई, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान समझना है। डीई ओ क्यू के समानांतर, ओ क्यू के मतलब क्या कह रहा है, ये जो डीई है ना, ये डीई एक किसके समानांतर है, ओ क्यू के, ये डीई जो है किसके समानांतर है, ओ क्यू के। उसके बाद बोल रहा है कि ईएफ समानांतर है ओ आर के, जो ये ईएफ नहीं डीएफ, डीएफ समानांतर यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा जो है ना, वो किस समानांतर, ओ आर के, इसके समानांतर, ओ आर के समानांतर है, ओ आर के समानांतर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ई एफ, ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए हरा वाला दिख रहा है, ई एफ थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, हरा वाला, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, यानी इसके, समझ में आया कि नहीं, इसके समानांतर है, ये साबित करना है। कितना सुंदर बन गया देखिए तो, देखिए ई डी समानांतर दिया हुआ है क्यू ओ के, और डी एफ समानांतर दिया है ओ आर के, तो हमको साबित करना है ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं सिद्ध करने में, पहले हमको गिवन लिखना होता है, फिर सिद्ध करने वाला लिखना होता है, फिर हम सोचते हैं कि क्या हमको रचना की जरूरत है। अगर रचने की जरूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट गिवन, तो हम गिवन रखते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम लोग गिवन, गिवन में क्या रखते हैं, गिवन क्या डीई है, वो समानांतर दिया है ओ क्यू की, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद में क्या दिया हुआ बताइए, डी एफ, डी एफ समानांतर दिया है ओ आर की। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। मैं सब फिगर में समझा दिया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं होगा तो पीछे होगा देखिए, ठीक है। तो समानांतर हो गया, अब हम सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। अब हम दिमाग लगाते हैं कि क्या इसमें रखने की जरूरत है, क्या हम कैसे इस काम को कर लेंगे। हमको बार बार लिखने के बजाय पहले समझना जरूरी है कि करने के जा रहे हैं। देखिए अगर ये भुजा इसके समानांतर है, तो आप जानते हो कि त्रिभुज इतना में जितना में समानांतर है, इसमें जब ये और ये समानांतर है, तो ये भुजा इस भुजा के बट्टा में होगा, और ये ऊपर वाला भुजा इस वाला भुजा के बट्टा में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, जब ये ब्लू वाला के समानांतर है, तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि ये पूरा बड़ा वाला भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये छोटा वाला भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या बराबर होगा। आपको नहीं लगता है कि ये और ये दोनों कॉमन आ गया, जब कॉमन कॉमन को काटेंगे तो इस भुजा यानी कौन सा भुजा, ये भुजा देखो, और ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा, हम लाल वाला क्या होता है, लाल वाला जो समानांतर है, इसमें जो है ना ये और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। जो ब्लू वाला लेंगे उस वाला त्रिभुज लेंगे, तो ये भुजा इस भुजा के यहाँ से यहाँ तक, और ये भुजा इस भुजा का हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। आपको दिखाई देगा कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
जब ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये लाल वाला भुजा बचेगा और ये वाला भुजा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब ये होल त्रिभुज में आप देखिएगा तो ये भुजा ए भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात में बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ क्यू आर के समानांतर हो जाएगा, और ये हमको साबित करना है। बात समझ में आ गई नहीं है, तो जो हम सोचे हैं वही काम करना चालू कर देंगे, ठीक है। बोलिए क्या सोचे हैं, प्रमाण, प्रमाण, क्योंकि हमको तो इसमें अब रचने की जरूरत नहीं लग रहा है, तो प्रमाण होगा। प्रमाण में क्या किया हम, लाल वाला देखें, तो लाल वाला त्रिभुज क्या है, पी क्यू ओ, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत प्यार से देख रहे हैं कि ईडी समानांतर क्या है क्यू ओ के, ईडी, ईडी यानी कि चाहे ईडी या डी लिख दिए, डीई समानांतर किसके है, ओ क्यू के। और ये क्या दिया हुआ है हमको, हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। और जब समानांतर है तब भुजाएं क्या होगी, अनुपात में होगी। बताइए, ये दोनों समानांतर भुजाओं के आगे शीर्ष यही है ना, तो यहीं से लिखते हैं पीई बटा में ई क्यू, पीई बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी, देखिए यहीं पे है लाल वाला, यहाँ बताइएगा पी डी बटा में पी ओ, पी डी बटा में डी ओ। ये क्या हो जाएगा, कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। जितना हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सब थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम पे कर रहे हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। इसलिए आपको कुछ थेल्स प्रमेय देखना बहुत जरूरी है। आपको पिछले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय पढ़ाए हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं, आप लोग उसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला त्रिभुज क्या लेना है हमको, अगला त्रिभुज लेना है ब्लू वाला समानांतर के लिए। देखिए तो ब्लू वाला समानांतर क्या ले सकते हैं, पी ओ आर, तो लिखेंगे त्रिभुज, यानी फिर हम कोई काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो त्रिभुज ले रहे हैं, पी ओ आर आपके बार ले रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि डी एफ समानांतर है ओ आर के, देख लीजिए भाई, डी एफ समानांतर है ओ आर के, ब्लू ब्लू वाला लाइन। जब समानांतर है तो इन दोनों समानांतर भुजाओं के अगला शीर्ष कौन है, पी है, तो यहीं से लिखेंगे पी एफ बटा में एफ आर और पी डी बटा में डी ओ, यानी कि पी एफ बटा में एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, पी डी बटा में डी ओ। और ये क्या, ये चूंकि ये समानांतर कहाँ से लिखे हैं, गिवन से दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, और ये कहाँ से लिखे बताइए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि समानांतर तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपात में हो जाएगा, थेल्स थेल्स सॉरी थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय से अनुपात हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपके पास 2 हो जाएगा। अब आपको दिख गया होगा कि जब हम ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इस दोनों को मर्ज करेंगे तो ये जो है पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पीई बटा में ई क्यू और पीए बटा में एफ आर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना उतना संभव नहीं है, तो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उतना उतारिए, फिर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं हम, एक और दो से देख रहे हैं कि यहाँ पे पी डी डी ओ कॉमन है, और बच क्या गया होता है, तो पीई बटा में ई क्यू, पी डी बटा में ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा में एफ आर। और जब हम इसको फिगर में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर, ये पूरा होल त्रिभुज में दिख रहा है, पूरा होल त्रिभुज में दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में हमको क्या दिख रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर हमको दिख रहा है कि पीई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर, ये दोनों बराबर दिख रहा है उसमें। और जब वो दोनों बराबर दिख रहा है तो फिर क्या, जब अनुपात में है, ये अनुपात में है, तो ये जो हरा वाला है नहीं, ये क्या होगा, समानांतर होगा, कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो क्या हो जाएगा, ई एफ समानांतर हो जाएगा क्यू आर के, और कहाँ से होगा मेरे भाई लोग, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। और यही हमको साबित करना था, देखिए तो ये बटा में क्यू आर, तो यही क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए, अभी इस नंबर 5 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन अपने और करेंगे, ठीक है, पैसेंस बना कर रखिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, देखिए ध्यान, आकृति 6.2 वर्णन है, इस आकृति में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर, यानी ओपी ओपी ओ क्यू और ओ आर
पर स्थित बिंदु है ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए सी समानांतर है पी आर के, ए सी समानांतर है पी आर के, तो हमको बी सी समानांतर क्यू आर सिद्ध करना है। ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो है ना हरा वाला लाइन, आप देखिएगा हरा लाइन, ये हरा, ये इसके क्या है समानांतर, ये इसके समानांतर, और फिर आपको पूछ रहा है ये वाला जो है लाल वाला जो है, ये वाला भी जो है क्या है इस लाइन के समानांतर, इस लाइन में क्या है समानांतर है, इसके इसके समानांतर है, ये भुजा इसके समानांतर और ये भुजा इसके समानांतर है। तो आपको साबित करना है ये वाला भुजा इसके समानांतर है, ये आपको साबित करना है। आया बस समझ में? तो आप देखिए जो दिया होता है ना उसका उपयोग करके जो हमको लाना होता है वो साबित कर सकते हैं। अब बताइए ये हरा हरा वाला व्यक्ति, हरा वाला क्या है आपस में समानांतर है। जब ये समानांतर है तो किस त्रिभुज में होगा बताइए, तो पी ओ क्यू वाला में। तो ये जो पी ओ क्यू वाला में समानांतर है तो यहाँ पे इसके समानांतर के समय भुजा कौन शीर्ष कौन सा है, ओ है, तो ओ ए और ए पी, ओ बी और ओ क्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब ये और ये समानांतर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ओ सी और सी आर, ओ ए और ए पी। ठीक है, जब ये दोनों समानांतर हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा तो ये दोनों कॉमन में कट जाएगा, और इस जब कॉमन वाला कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात आ जाएगा, और ये अनुपात जो है किस त्रिभुज में हो जाएगा, ओ क्यू आर में। किसमें हो जाएगा, ओ क्यू आर में। और जब अनुपात में होता है तो समानांतर होता है, सिद्ध हो जाएगा। कुछ समझ में आया होगा, पूरा समझ नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन कुछ समझ में आपको आया होगा, ओवरव्यू मिला होगा। तो हमको क्या करना है, गिवन से निकाल के सिद्ध कर देना है। कैसे देखिए, अब बताइए सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में आपको जो है गिवन क्या दिया हुआ है, अब बताइए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, या कितना में क्रमशः ओपी के होते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक सब त्रिभुज है, पी क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। पी क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें हुआ क्या, आप देखिए जिसमें क्या दिया हुआ, जिसमें जिसमें ए बी समानांतर है पी क्यू के और ए सी समानांतर किसके है, पी आर के, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, बी सी सिद्ध करना है, बी सी समानांतर है क्यू आर के, ये हमको साबित करना है। ठीक है, अब हमको कोई जरूरत नहीं है रचना की, हम सीधे प्रमाण पाएंगे क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं कि ये जो दिया हुआ है ना हमको उससे सफिशियंट है हमको प्रमाण करने के लिए। प्रमाण क्या करेंगे, पहले क्या दिया है, ए बी पी क्यू, तो ए बी पी क्यू इससे संबंधित कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ओ पी क्यू। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ए बी समानांतर है पी क्यू के, जो कि गिवन दिया हुआ है। और जब ये दिया होता है तो भुजाएं अनुपात में होती है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो बताइए इन दोनों के समानांतर और कौन है, ए बी और पी क्यू, समानांतर के सामने वाला चीज कौन है, ओ है, तो ओ से लिखते हैं ओ ए पी, ओ ए और क्या लिखेंगे ए पी, और ओ बी ओ क्यू। तो ओ ए बटा में ओ ए बटा में ए पी इज इक्वल टू ओ बी बटा में बी क्यू। ये क्या किससे आएगा, तो थेल्स पढ़ने से। अब लग तो आपको थेल्स पढ़ने में याद हो गया होगा कि इतना हम लोग थेल्स पढ़ने का यूज किए, समानांतर दिया होता है तो भुजा अनुपात में होती है। ये हो गया समीकरण एकम। ठीक है, अगला आते हैं, अगला क्या दिया हुआ गिवन, देखो जहां से गिवन दिया उसी से मान लेते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। गिवन दिया था ये अनुपात, किस त्रिभुज में दिया उसको ले लिए, उसका अनुपात ले लिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं क्या कि हम दूसरी क्या देख रहे हैं, एसी बटा में पी आर। अब इसके सामने ये है तो ये हो जाएगा ओ पी आर में, तो त्रिभुज ओ पी आर में हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ए सी समानांतर है पी आर के, ये क्या है हमको गिवन,
दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर ये समानांतर हैं तो इसके सामने वाला चीज ओ से ओ सी सी आर और ओ ए और ए पी का अनुपात क्या बराबर होगा, यानी कि ओ सी बटे में हो जाएगा सी आर इज इक्वल टू ओ ए बटे में हो जाएगा ए पी। ये भी कहाँ से होगा बाबू, हेल्थ परिमेय से होगा। और ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण 2। आप ध्यान देंगे तो अब आने वाले पिछले 3-4 क्वेश्चन में सब में हम ऐसे ही काम किए हैं। तो अगर एक समझ में आता है तो सब समझ में आएगा, अगर एक समझ में नहीं भी आता है तो कुछ बातें अगला वाला क्वेश्चन में समझ में आएगा, कुछ बातें उसके अगला वाला क्वेश्चन में समझ में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर हम इस दोनों समीकरण को मर्ज करते हैं तो आप देखेंगे कि ओ ए ए पी यहाँ पे है, ओ ए और ए पी यहाँ पे, दोनों कॉमन है, यानी कि दोनों ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर होगा तो क्या होगा, फिर बराबर करके तो देखो, तो हम आगे करते हैं, इसको मिटा कर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 है समीकरण 2, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या देख रहे हैं बाबू कि ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, ये दोनों क्या बराबर हो जाएगा, यानी कि ओ बी बटा में हो जाएगा बी क्यू के, और ओ सी बटा में हो जाएगा सी आर के। अब इस चीज को देखो कहाँ है, ये जब देखेंगे ना तो देखेगा ओ बी बटा में बी क्यू और ओ सी बटा में सी आर, ये त्रिभुज पी ओ क्यू आर में है। तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ओ क्यू आर में हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ओ बी बटा में है बी क्यू और ओ सी बटा में है सी आर, यानी कि ये और ये बाटा में है और ये बाटा में है। जब ये दोनों बाटा में है तो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होगी। ऐसा कौन बोलता है, हेल्थ परिमेय के विलोम बोलता है। ये बी सी क्यू आर के समानांतर होगी, कहाँ से, हेल्थ परिमेय के विलोम से, ठीक है। और यही हमको साबित करना था, देखिए तो बीसी बटा में क्यू बार ये साबित करना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, ये वाला नीचे वाला तो हम लोग इस पिछली का वीडियो में किए थे, पिछली का मतलब स्लाइड में किए थे नीचे से। बात समझ में आ गया, ये हमारा क्या होगा, प्रूव। बात समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हमको 4 गोल करना है, थोड़ा सा आसान पैसा बनाना है, थोड़ा सा पानी में पी सकते हैं, लेकिन बने रहना है, पूरा वीडियो देखकर जाना है, ताकि आपको समझ में आए कि 6.2 कितना हल्का था, 6 में और 6 में पढ़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि परिमेय 6.1 परिमेय कौन सा, थेल्स परिमेय था, आधारभूत समानुपाती परिमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, हम पढ़ पढ़ कर लिखेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक हम फिगर बात पता है कि प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज, क्या बोला यहाँ पर सिद्ध करना बोल रहा है, बोला कि एक त्रिभुज बनाओ तो पहले सही, तो एक त्रिभुज को हम रचना कर देंगे, एक त्रिभुज बना दिए हम, नाम दिया एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा, एक त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लो हम इसी भुजा को लेते हैं, इस भुजा का हम मध्य बिंदु को लेते हैं। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि ये वाला भुजा इस भुजा का क्या होगी, बराबर होगी, ये R2 का इसके बराबर होगा, मतलब मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, इसके मध्य बिंदु से होकर एक रेखा खींचना है, और वो रेखा क्या होगी कि इसके समानांतर होगी। वो रेखा इसके समानांतर अगर खींचते हैं तो ये जे जाके जो तीसरी भुजा को जो काटेगी, अगर हम इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, इस दूसरी भुजा इसकी समानांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समझाइज करती है, ये तीसरी भुजा है इसको भी क्या करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है। मतलब दिया क्या है कि ये दोनों को मध्य बिंदु दिया हुआ है, ये समानांतर दिया है, हमको साबित करना है कि ये भी क्या होगा, ये बिंदु भी इस दोनों को क्या करेगा, समविभाजित करेगा, यानी कि बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं किया हूं। अब आप बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले हमने क्या किया, इस त्रिभुज को, एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज के एक नाम रख दिया ए बी सी, इसका नाम रख दिया मान लिया डी, और इसका नाम रख दिया मान लिया ई। तो कह क्या रहा है कि हमको क्या दिया हुआ, हमने माना है, तो माना कि, माना कहाँ है, हमने
को दिया हुआ है, त्रिभुज हमको दिया हुआ है वहां, तो हमको क्या गिवन है, गिवन है, क्या दिया है, गिवन त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। हमने क्या दिया हुआ है कि एबीसी एक क्या त्रिभुज है, एबीसी नहीं दिया, हम अपने से एबीसी माना है, तो इसको माना भी लिख सकते हैं, माना की भी लिख सकते हैं, देखिए माना की लिख सकते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और क्या दिया हुआ है कि डी जो है ना इसके मध्य बिंदु है, यानी कि डी एबीसी एक त्रिभुज है और बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, और क्या दिया हुआ है ये भुजा इसके समांतर है, तथा क्या है कि डीई, जो डीई भुजा है ये किससे समांतर है, डीई समानांतर है बीसी के, डीई समानांतर बीसी है, तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि, क्या हमको सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये ई जो है ना ये भी क्या होगा, एसी का मध्य बिंदु होगा, कि ई एसी का मध्य बिंदु होगा, या अर्थात ए ई बराबर किसके होगा, इसी के। यही हमको क्या करना है, साबित करना। बताओ इसमें रखने की जरूरत है, नहीं, क्यों नहीं रखने की जरूरत है, जब ये भुजाएं समानांतर हैं तो ये अनुपात में होगी, अनुपात में होगी, और जब ये और ये बराबर है तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा, खत्म। समझ में आ गया नहीं यार, लेकिन वही चीज जो हम लोग किए है ना उसको हमको क्या करना है, लिख के दिखाना है, उसको हमको क्या करना है, लिख के दिखाना है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप फर्स्ट क्लास से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए प्रमाण क्या करना है, हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु, ये दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है, ये हमको क्या है, गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, डी बी। जब ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर होगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। कोई दिक्कत, आगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डी ई समानांतर है बीसी का, यानी ट्रायंगल ए बी सी में डी ई समानांतर है बीसी का, ए बी क्या हुआ है हमको गिवन, और अगर ये गिवन है तो हम जानते हैं कि इसके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ई, बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा में ई सी, इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम इसके आगे सॉल्व, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ए डी बटा में डी बी और ए बटा में ए सी हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, चाहे आप ए डी के जगह पर आप डी बी लिख सकते हो, चाहे आप डी बी के जगह पर ए डी लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। हम ए डी जब डी बी के बराबर है तो हम ए डी जब हम डी बी लिख सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी बी बटा में डी बी, बताइए डी बी कहाँ से है, ए डी बराबर है डी बी के, तो ए डी की जगह पर हम क्या रख दिए, डी बी रख दिए, और नीचे डी बी है, इज इक्वल टू ए ई बटा में ए सी। ये हम कहाँ से किए हैं, समीकरण 1 से भरे हैं, समीकरण 1 से इस काम को किए हैं, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, जब ये भागा में इधर का गुना में होगा तो 1 जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू ए। अब ध्यान दीजिए, ई सी यानी कि ई सी और ए ई ये बराबर आ गया, और जब ये बराबर आ गया तो ये बराबर कब होगा, जब ये ई क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, यही तो हमको साबित करना था। अर्थात अर्थात ई जो है AC का
ई जो है AC का मध्य बिंदु है। और यही हमको साबित करना था कि इस ई जो है AC का मध्य बिंदु है, या ई जो है AC को समविभाजित करता है, यही हमको साबित करना था। यही हम क्या हो गया, प्रूव। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। आप देख सकते हैं ई जो है AC को समविभाजित करता है, ये भी देख सकते हो। जब समविभाजित करता है, इसको साबित करना है तो आप लिख लीजिए, इसको यही लिख दीजिए कि ई जो है AC को समद्विभाजित करती, ठीक है। ई जो है AC को समद्विभाजित करती है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका VBI था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है, करते हैं, अभी करते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि परिमेय 6.2, परिमेय 6.2 का मतलब क्या हुआ, थेल्स परिमेय का विलोम, ठीक है। आधारभूत समानुपाती परिमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। चलिए पढ़कर हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बनाना है तो हम एक त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज यहाँ बना दिए, इस त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई भी दो भुजाएं, ये दो भुजाएं ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा क्या है, बराबर है। मध्य बिंदु को अगर बोला कि दोनों के मध्य बिंदु को हम रेखा मिलाते हैं तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। और इसी चीज को साबित करना है कि समानांतर होती है। तो बताइए कैसे होती है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं, देखिए सोल्यूशन क्या कह रहा है। हमने इसका नाम रख दिया, मान लेते हैं ABC और इसका रख दिया D और E। तो नाम रखिए। माना कि हम क्या लिखिए, माना कि क्या मान लिया, बताओ तो। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABCA क्या है, त्रिभुज है। ये दिया हुआ है, माना के लिखो या गिवन लिखो, गिवन भी लिख सकते हो या माना के लिखो, दोनों में से कुछ लिख सकते हो। माना के हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ABC माने हैं, लेकिन बाकी सब दिया हुआ है, गिवन लिख सकते हैं, गिवन। गिवन ABC एक त्रिभुज है जिसमें 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 क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें D AB के मध्य बिंदु है और E AC के मध्य बिंदु है। D जो है वो AB का मध्य बिंदु है तथा E AC का मध्य बिंदु है। अगर ये दोनों है तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC के, यानी जो DE है वो समानांतर किसके है, BC के। इसको हमको साबित करना है। आप जानते हो कि जब यह बराबर है तो इसका अनुपात भी बराबर में होगा, और जब बराबर है तो अनुपात भी बराबर में होगा, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। और ये हमको साबित करना है। जब ये दोनों बराबर है तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है। जब अनुपात लेंगे ना तो क्या होगा, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 5 बजे 5 एक भी आएगा, 6 बजे 6 भी क्या आएगा, एक ही आएगा। जब अनुपात बराबर हो जाएगा, जब अनुपात बराबर होता है तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। ये ऐसा कौन कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि DE समानांतर किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मुसाबित करना है, इसलिए हमको रखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना, बताओ तो, प्रमाण करना है, डायरेक्ट क्या करना है, प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करना है, प्रमाण हम कैसे करते कैसे हैं, जो दिया होता है उससे हम साबित करते हैं। क्या दिया हुआ बताइए तो, दिया हुआ है कि त्रिभुज त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ये हमको गिवन
के रूप में दिया हुआ है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो इससे क्या होता है ए डी और डी बी बराबर हो जाएगा, यानी ए डी बराबर किसके हो जाएगा डी बी के, ए डी बराबर किसके हो जाएगा डी बी के। अच्छा ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, अगर ये डी बी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक से गुना होता है। जब ये यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है एक से गुना होता है। जब कुछ भी नहीं होता समझो कि यहाँ पर किसी गुना होता है एक से, और जब एक से गुना है तो गुना में तो जगह क्या होगा भागा में होगा। तो ए डी बटे में डी बी इज इक्वल टू एक, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फिर आप इसी त्रिभुज में क्या देखेंगे कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी क्या है आपको गिवन है। जब ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ए ई इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ई बराबर हो जाएगा इसी की, कोई दिक्कत। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर उसी प्रकार यहाँ पर किससे गुना है एक से, तो ये इधर चल जाएगा, यानी ए ई बटे में ई सी बराबर किसके हो जाएगा वन के, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब जब ये दोनों को हम बराबर मतलब दोनों समीकरण को लेंगे तो ये एक इसके बराबर है एक इसके बराबर है, तो यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि समीकरण एक तथा समीकरण 2 से आप क्या देखते हैं। समीकरण एक और 2 से आप देखते हैं कि एक के बराबर ए बी है एक के बराबर ए बी है, तो यानी कि ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, यानी ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसको तो फिगर में देखते हैं, कह रहा है कि ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी बराबर है। और जब इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखने गए त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं कि ए डी बराबर हो गया डी बी के और ए ई बराबर हो गया ई सी के, तो क्या हो जाएगा बी ई समानांतर हो जाएगा बी सी के, कहाँ से थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से। और यही तो बोल रहा था कि 6.2 का प्रयोग करके आपको साबित करना है कि तीसरी भुजा की क्या होती है समानांतर होती है, और हम साबित कर दिए। यही हमारा क्या हो गया प्रूफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 7 और 8 दोनों क्वेश्चन है, ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा है, बार बार पूछा है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे 2 क्वेश्चन बचा हुआ है और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद इन हो जाएगा। देखिए एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है डीसी का तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटा में बीओ इक्वल टू सीओ बटा में डीओ। देखिए ये समलंब कहता है कि एबीसीडी एक समलंब। समलंब जानते क्या होता है? समलंब होता है कि दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती है, ऐसा चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये और ये समानांतर है और ये क्या है असमानांतर है। ए बी सी डी बोला गया है तो हम क्या लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या आप नीचे से भी ले सकते हो, नीचे से भी ए बी सी डी, यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे कैसे भी नाम लिख सकते हो ए बी सी डी। बोला क्या गया कि जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, ये ए बी है, ये जो है इस भुजा के समानांतर है ये भुजा, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद। विकर्ण विकर्ण कितना है? विकर्ण विकर्ण होता है एक शीर्ष के सामने वाले शीर्ष से मिलाना को क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। और फिर इस भुजा इस शीर्ष से इस ये, तो ये दोनों जो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं इसको हम नाम रखा गया है ओ, ठीक है। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाना है कि ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ। समझ में आया कि नहीं? ए ओ बटा में बी ओ
और सीओ बटा में बीओ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं थोड़ा सा सोचने पर आपको मजबूर किया है कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लेकिन कुछ नहीं, हमारे साथ ना कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से, क्या बात है कि बात ये है कि समलंब चतुर्भुज है, समानांतर दिया हुआ है और हमको करना है पहले जो गिवन दिया है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या हम और कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, रचना करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। बताइए क्या गिवन है। गिवन दिया हुआ है आपके पास कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक क्या है बताइए, समलंब है। समलंब है, ए बी सी डी क्या है, समलंब है। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब लंब है, जिसमें 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 क्या है, ए बी समानांतर किसके है, डीसी के। ए बी समानांतर है डीसी के। ए बी समानांतर किसके, डीसी के, यानी ए बी ये भुजा डीसी भुजा के समानांतर। जब ये दोनों समानांतर हैं तो उसमें कह रहा है कि, और क्या दिया है, ए बी डीसी समानांतर दिया है तथा विकर्ण विकर्ण एसी और डीबी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। जो देखिए जो लैंग्वेज जो है ना, जो दिखा हुआ है उसी को देख कर लिख लेना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के। ये ए बी रखा जो है डीसी के समानांतर है, और ए सी और डी बी जो है एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AO बटा में BO और CO बटा में DO। AO बटा में BO और CO बटा में DO। अब थोड़ा सा आपको समझ दो, आगे करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आप अगर तुम ध्यान से देखिए कि इसको गजब गजब नहीं है कि ये इसका बटा में इसको लेना है और फिर क्या लेना है, उसके बाद लेना है सीओ। सीओ मतलब इसका बटा में ये लेना है, ये लेना है। लेकिन अगर हम सीओ को, ये डीओ यहाँ पे है, इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, फिर अगर अरेंज करें ना, अरेंज करके देखेंगे तो क्या आएगा, ये अनुपात में जाएगा, ये और ये भुजा का अनुपात में जाएगा। लेकिन अनुपात में कब आएगा, जब त्रिभुज होगा। और त्रिभुज में कब होगा, पता त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज एगो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। त्रिभुज अगर बन रहा है, त्रिभुजों के बीच में क्या समानांतर रेखा है, नहीं। जब समानांतर रेखा नहीं है तो इसका मतलब एक समानांतर रेखा खींचने की जरूरत हमको पड़ेगी। अगर समानांतर खींचेंगे तभी तो अनुपात में ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि हम कहाँ ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ये भुजा इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा का छुड़ा है, तो यही चारों भुजा का संबंधित हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसा लें बी ए बी, तो हमको ये त्रिभुज मिल जाएगा, और इसमें क्या मिल जाएगा, एक ए भुजा और एक ए भुजा मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लें ए सी डी, तो हमको इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये भुजा मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, नहीं ये भुजा और ये भुजा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, देखो हम बताते हैं, इससे बताते हैं। देखो अगर हम त्रिभुज लेते हैं ए वाला, डी ए बी, डी ए बी, ये त्रिभुज रेड वाला जो लिए हैं, अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं और इसमें कुछ ना कुछ समानांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको बताइए क्या हो जाएगा। आप इस दोनों इस त्रिभुज में लेकर अगर समानांतर करते हैं तो आपको अनुपात में क्या हो जाएगा बताइए। जब समांतर कीजिएगा तो ये भुजा का अनुपात आ जाएगा, जो ये वाला। और ठीक उसी प्रकार हमको इस भुजा को चाहिए, तो इस भुजा के लिए हमको मान लीजिए कि हम ये हरा से करते हैं कि अगर हम ये हरा वाला त्रिभुज, ये हरा वाला त्रिभुज अगर हम लेते हैं, तो ये हरा वाला त्रिभुज से ये दोनों भुजाएं अनुपात में आ जाएगी। लेकिन कब आएगी, जब हमको क्या चाहिए, हमको समानांतर चाहिए। तो आप बताइए दोनों के बीच में कौन ऐसा लाइन खींचिए जिसका समानांतर हो जाएगा। आप दिखाई दीजिए, अगर हम यहाँ पे एक खींचते हैं डॉटेड लाइन से, रेड कलर से खींचते हैं, आपको दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से लाइन खींचते हैं, तो ये रेड वाला, आप ध्यान दीजिएगा, रेड वाला त्रिभुज में भी समानांतर हो जाएगी, और हरा वाला त्रिभुज में भी ये इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए आप, हो जाएगा ना।
तो अब हम समझ में आ गया कि हमको रचना करना है और हमने रचना कर दिया, ए ओ लिए हैं तो यहाँ पर हम ई ले लेते हैं, ठीक है, ले लें। तो अब रचना हमको करना पड़ेगा, रचना को हम लाल से लिखते हैं ताकि आपको दिखाई देगा फेस पे। क्या होगा, ओ ई रचना खींचे हैं, ओ ई खींचे हैं, किस लिए खींचे हैं, समानांतर के लिए खींचे हैं। तो ओ ई समानांतर ए बी और ओ ई समानांतर डी सी, यानी कि ओ को ओ ई, ओ ई समानांतर ए बी तथा ओ ई समानांतर डी सी खींचा। हम अकेला अकेला खींचे हैं, ओ से ई को मिलाए हैं, ओ से ई को मिलाए हैं, जो क्या है, ओ ई समानांतर किसके है, ए बी के, और ओ ई समानांतर किसके है, डी सी के, यानी ओ ई समानांतर ए बी और ओ ई समानांतर डी सी खींचा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ओ ई समानांतर ए बी समानांतर, ऐसे कहते हैं, ए बी के समानांतर ओ ई समानांतर डी सी खींचा, ठीक है। ओ ए बी समानांतर, ए बी के समानांतर ओ ई और ओ ई के समानांतर डी सी खींचा। ये हम रचना कर खींच दिए। अब हम प्रमाण करेंगे और प्रमाण में इसका उपयोग करेंगे। अब प्रमाण हम तो सब कुछ समझ चुके हैं कि क्या करने जा रहे हैं। हम एक त्रिभुज लेंगे, ये वाला डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में, आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज डी ए बी में क्या हो जाएगा, ओ ई समानांतर हो जाएगा ए बी के, या ई ओ समानांतर हो जाएगा ए बी के, ठीक है। ई ओ या ओ ई या ई ओ समानांतर है किसके, ए बी के। कहाँ से, रचना से, जहां से आप करते हो उसको लिखना होता है रचना से। और जब ये समानांतर होगा तो ये दोनों भुजा समानांतर है, इसका समानांतर कौन सा है, डी, तो डी से क्या होगा, अनुपात बराबर होगा डी ई बटा में ई ए, डी ई बटा में ई ए, अनुपात में हो जाएगा डी ओ बटा में ओ बी, डी ओ बटा में ओ बी, ये क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण। ये कहाँ से होगा बताइए, ये कहाँ से होगा, ये समानांतर दिया है तो अनुपात में कहाँ से होगा, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप एक त्रिभुज ले सकते हैं ए, अब हमको हमको क्या करना है, हमको ये हरा वाला त्रिभुज लेना है, यानी ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या देख रहे हैं कि ई ओ समानांतर किसका होगा, डी सी के, यानी कि ई ओ समानांतर किसका हो जाएगा, डी सी के। और जब ई ओ समानांतर डी सी होगा तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात में हो जाएंगे इन दोनों, यानी ए और इसके समानांतर शीर्ष कौन सा है, ई है, सामने वाला शीर्ष ई है, ए है, तो ए ओ बटा में ओ सी और ए ई बटा में ई डी, यानी कि ए ओ बटा में ओ सी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई बटा में ई डी। अब थोड़ा सा ऊपर आप ध्यान से देखिए, ऊपर जब ध्यान से आप देखिएगा ना तो यहाँ पर देखिए डी ओ कहाँ गया, यहाँ पर डी, डी, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन कुछ दिखेगा आपको, इसमें कुछ कॉमन दिखेगा, क्या दिखेगा, ई डी, डी ई और ई ए, तो डी ई और ई ए, और यहाँ पर है डी ई नीचे है और ई ए ऊपर है, तो इसको थोड़ा पलट देंगे। जब हम पलटेंगे तो ये सब हो जाएगा, पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा ओ सी बटे में ए ओ इज इक्वल टू डी ई बटे में ए ई, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये भी कहाँ से होगा, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से यहाँ पर हुआ होगा, ये भी क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय से समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है, अब ऊपर मेटकाएंगे तो मैं बताएंगे आपको, ठीक है, समझना है कि नहीं। अब अगला देखिए, आगे देखिए, अब हम समीकरण 1 तरह से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर डी ई ई ए, डी ई ई ए मैंने ई ए चाहे ए, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी ओ बटा में ओ बी इज इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा, ओ सी बटा में ए ओ। लेकिन हमको साबित क्या करना था, ए ओ ओ बी, ए ओ बटा ओ बी, ए ओ, अब देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए डी ओ हो जाएगा, यहाँ पर भागा में है तो भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में ओ ए, ठीक है।
इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ओ सी, और ये भागा में क्या हो जाएगा गुना में ओ बी। ठीक है, गुना हो जाएगा। आप देखिए हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए सिद्ध करना वाला उसको ध्यान रखते हैं, ए ओ बटा में ओ बी चाहिए, तो ए ओ तो हमको चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे। ओ बी चाहिए तो ओ बी यहाँ पे गुना में जाएगा भागा में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओ बी बटे में, यहाँ पे तो ओ सी है और यहाँ पे गुना में हो जाएगा भागा में हो जाएगा डी। और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमको क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। यहाँ पर ओ बी यहाँ पर बी ओ लिख सकते हैं और यहाँ पे ओ सी यहाँ पर सी ओ इस तरह लिख सकते हैं उलट कर। ठीक है, यही हमको साबित करना था, यही हमको क्या करना था, साबित करना था, प्रूफ। आया पसंद समझ में? सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछेगा ना सीधे 5 नंबर पूछेगा आपको, समझे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको करते हैं, बहुत लंबा समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगला आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन पढ़े थे ना 9 नंबर, उसका सीधे विलोम दे दिया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर छेद करते हैं, तो ए ओ बटा में ओ बी इक्वल टू ओ सी बटा में ओ डी है, तो दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। आप ध्यान देंगे तो इसके पिछले वाला क्वेश्चन का सीधे विलोम है। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसको साबित करना है समलंब, लेकिन हम चतुर्भुज बनाते हैं और फिर उसको साबित करेंगे समलंब क्या होगा, समलंब। ठीक है, तो ये चतुर्भुज बना दिए। अब चतुर्भुज हम जब बना दिए तो उसके बाद में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें समलंब नहीं बोला है, बोला है कि समलंब आपको साबित करना है। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, उनके विकर्ण प्लस पर, विकर्ण को बताया था अभी कि ऑपोजिट शीर्ष से मिलाना ही क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। और ये विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है, ओ पे काटता है। ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है, ओ पे, ओ पे काटता है एक दूसरे को। ठीक है, ठीक है, ओ पे काटता है। तो दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। आपको ये बताना मालूम होना चाहिए कि समलंब कब होगा, जब समलंब चतुर्भुज कहते किसे, जब ऐसे चतुर्भुज जिनकी दो आमने सामने कोई भी भुजाएं समानांतर हो और दो क्या हो, समानांतर नहीं हो, दो समानांतर होना चाहिए और दो समानांतर नहीं होना चाहिए, दो समानांतर हो और दो समानांतर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, समलंब। यानी समानांतर होना ही हमको साबित करना होगा, कोई भी दो भुजा को समानांतर साबित कर देंगे उस चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सिद्ध करते हैं। देखिए दिया क्या है, हमने इसमें करते क्या है, पहले दिया हुआ लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें क्या है, चतुर्भुज, समलंब नहीं, चतुर्भुज है, समलंब से चालू करना है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें डी बी डी बी डी बी तथा ए सी विकर्ण एक दूसरे को ओ पर क्या करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तथा और क्या दिया हुआ है कि भुजाएं अनुपात में है, ए ओ बटा में बी ओ अनुपात में सी ओ बटा में डी ओ, तथा ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू सी ओ बटा में डी ओ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, यही सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए, जो अनुपात में दिया है तो इससे कुछ ना कुछ भुजा का अनुपात मिल जाएगा, फिर एक और अनुपात लेकर जब उस दोनों समीकरण को मर्ज करेंगे तो हमको समानांतर साबित होगा। लेकिन एक अनुपात लेने के लिए हमको तो फिर त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज के अंदर भुजा समानांतर चाहिए, समझ चाहिए ना, क्यों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा काम करेंगे कि हम क्या करेंगे कि फिर वही काम करेंगे, एक रचना करेंगे, ओ से ए बी के समानांतर खींचेंगे,
ये ओ ई और ए बी रचना में मान लेंगे कि दोनों क्या है, समानांतर। और जब हम मान लेंगे कि ये दोनों समानांतर है, तो फिर उपयोग करके, समीकरण का उपयोग करके ये साबित कर देंगे कि OE जो है वो DC के भी समानांतर है। जब OE AB के समानांतर हम मानेंगे और साबित कर देंगे OE DC के समानांतर है, तो दोनों समीकरण से ये हो जाएगा कि AB समानांतर किसके है, DC के। और जब दोनों समानांतर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, जब दोनों समानांतर हो जाएगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि दोनों एक चतुर्भुज क्या है, समलंब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आते हैं अब रचना करते हैं। तो रचना क्या किए, रचना में हम लोग करना है कि OE को समानांतर लेना है किसके, OE समानांतर है किसके, OE समानांतर है AB के। OE समानांतर किसके खींचिए, AB के। OE समानांतर AB खींचा, ये काम कर दिए। OE समानांतर किसके खींच दिए, AB के। अब हम प्रमाण करते हैं। प्रमाण, देखिए प्रमाण क्या है। प्रमाण में देखिए, जिसको हम समानांतर लिए हैं ना, इसी त्रिभुज को लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम क्या देख रहे हैं कि हम OE या EO समानांतर लिए हैं AB के। ये कहाँ से, रचना से। रचना से हम ये काम, रचना से हम लिए हैं ये समानांतर। और जब ये समानांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब ये इसके समानांतर होगा तो इस चीज से ये भुजाएं क्या होगी, अनुपात में होगी, यानी DE अनुपात में हो जाएगा EA बटा में DO अनुपात में हो जाएगा किसके, OB। और इसको मान लिए समीकरण, ये कहाँ से होगा बताइए, समानांतर दिया है तो अनुपात में होगा, कहाँ से, थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से समानांतर हो जाएगा और इसी का समीकरण क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा एक। उसके आगे कह रहा है कि अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ प्रश्न है, चूंकि प्रश्न प्रश्न से हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न हम देख रहे हैं कि AO बटे में BO इज इक्वल टू CO बटे में DO, हम ये प्रश्न से देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एगो को बराबर कीजिए ना, OD लिखा हुआ है और OB लिखा है, यहाँ पे OD है, OB यहाँ पे, अगर OB यहाँ पे हो जाएगा तो समीकरण बढ़िया से बन जाएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यानी इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, यानी इसको ऐसे करना, देखिए ये भागा में गुना में आ जाएगा, AO बगुने क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू CO गुने क्या हो जाएगा, BO। ठीक है, अब हमको देखिए, हमको ये जो समीकरण माना है ना, तो इसमें एक जो DO बटा में OB है, इसके कहानी एक ठीक कर देंगे ना तो ये कट जाएगा, तो ये किसी के बराबर हो जाएगा। तो DO बटा में OB ढूंढना है, DO हमको यहाँ पर है, OB उधर गुना में ला दो इधर, OB या BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO बटे में AO। अब इसी को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए DO बटा में OB यहाँ पे, DO बटा में OB यहाँ पे, ई दून दून कट जाएगा, क्या बच जाएगा, DE बटा में EA और CO बटा में AO। तो अभी करते हैं आगे, ऊपर में क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या रहता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे DO OB खत्म हो जाएगा, बचेगा DE, यहाँ बचेगा DE बट्टे में EA इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, CO बट्टे में AO। अब इसको सब फिगर में देखिए, DE यहाँ पे था E, DE कहाँ दिख रहा है, DE बट्टे में EA, CO बट्टे में AO दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, AO। इसका मतलब है कि जब ये भुजा का अनुपात में है तो ये इससे समानांतर होगा। तो हमको किस त्रिभुज में देखना है, जो दिख रहा है अनुपात किस त्रिभुज में दिख रहा है, ACD में। तो त्रिभुज ACD में हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि AO बटा में है CO, AO बटा में है CO, ये वाला उलट दिए, जब इसको उल्टे तो इसको भी उलट दीजिए, EA बटा में DE। और जब ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों क्या है, बराबर है, अनुपात बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, OE DC के समांतर हो जाएगा, यानी EO जो है समांतर किसके हो जाएगा, DC के। और ये समांतर क्यों होगा, क्योंकि अनुपात में समांतर होगा, और समांतर कहाँ से होगा, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से, थेल्स
परिमेय के विलोम से ये समानांतर हो गया। बात समझ नहीं? अब देखिए, आप देखेंगे क्या कि थेल्स प्रमेय के विलोम से समानांतर हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमने माना था, चूंकि क्या रचना माने थे? रचना माने थे कि ईओ जो है वो समानांतर किसके है? ए बी के। ये कहाँ से? रचना से, है ना। और ईओ जो है समानांतर कहाँ से हो गया? डीसी। ये कहाँ से? इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, है ना। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से समानांतर हो जाएगा। तो एक मिनट, तो ईओ समानांतर ए बी हो गया, ईओ समानांतर डीसी हो गया। ये रचना से हो गया, समीकरण 3 से हो गया। और जब दोनों समानांतर हो गया तो इससे साबित होता है, इसलिए ए बी समानांतर किसके हो जाएगा? डीसी। और जब ए बी समानांतर डीसी हो जाएगा, ए बी समानांतर डीसी है, यही साबित करता है कि ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। अतः ए बी सी डी एक समलंब, एक समलंब चतुर्भुज है। यही क्या करना था हमको? सिद्ध करना था। बात समझ में आया कि नहीं? बताइए, यस या नो? समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा। अब आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको एक दो बार और देखिएगा, पक्का समझ में आएगा आपको। समझे? जब ये भुजा इसके समांतर और ये इसके समांतर है, तो ये जो है इसके समांतर हो जाएगा। और जब समांतर हो जाएगा तो वो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमने आज के वीडियो में पूरा मतलब 6.2 का 200 क्वेश्चन किए हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हुआ होगा, आप लोगों को उसको अगर एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको 2-3 बार में रुक रुक कर पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन मेरा प्रयास था 6.2 का पूरा कंप्लीट करना। मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है और एक एक चीज को बढ़िया से बताया है। आप उसको बार बार देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए। नहीं, हम लोग का ये है कि 6 समझ चाहता पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ा पाता है पूरी 6 समझ चाहता। इसलिए मेरा मतलब मैंने आपको वादा किया था कि 6 समझ चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, थ्योरम से लेकर प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हमने 6.1 पढ़ा दिया था पूरा, एग्जाम्पल पढ़ाया, थेल्स प्रमेय में पढ़ाया, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाया, और अभी 6.2 मैंने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी होगा थ्योरम होगा, उसके बाद थ्योरम करेंगे, लेकिन पूरा चैप्टरों को हमने कंप्लीट करेंगे लोग। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 8 नंबर चैप्टर करेंगे, पर 6 चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। इसलिए आप लोग मन लगा कर पढ़िए। और थोड़ा सा मैंने बताइए, दिसंबर तक, दिसंबर के लास्ट तक जितना भी है 100 नंबर, 100 में 100 नंबर आने के लिए जितना भी पढ़ना है वो सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जनवरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे लोग। बात समझ में आ गई नहीं? आ गया होगा? ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।